हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, और यहाँ से हमारा इस चैप्टर का सेकंड हाफ शुरू होता है। कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस शुरू होता है। इस कैपेसिटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज आपको डिलीवर होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। फिर हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसमें से एक कैपेसिटर आज हम आपको पढ़ाएंगे जिसको कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, और आज हम ये भी पढ़ेंगे कि कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैपेसिटेंस। और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग करेंगे कि एनर्जी स्टोर। क्या कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है? यस, बिल्कुल सही। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, और एक कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन उठाएं और नोट लगाएं कैपेसिटर। ठीक है, नोट लगाएं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर देखिए भाई, आम तौर पे हमारे घरों में अप्रोक्सीमेट 15 से 20 एम्पियर तक का करंट आपको आता है। ठीक है, आमतौर पे 15 से 20 एम्पियर तक का करंट हमारे पास आता है। जनरली आप लोग देखते हैं जब हमारे घरों में हम कुछ पावर सॉकेट्स लगवाते हैं, कुछ ऐसे स्विचेस लगवाते हैं, जैसे स्विच आपके वाटर हीटर का, स्विच आपके फ्रिज के लिए, स्विच आपके एसी के लिए, तो इन सब के लिए पावर स्विचेस लगवाए जाते हैं। और वो पावर स्विचेस जनरली 20 एम्पियर के, 25 एम्पियर के, 15 एम्पियर के होते हैं। जबकि आपके घरों में और भी बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक चार्जर है ना, जैसे आपका छोटा मोटा जूसर है ना, तो इनको इतने पावर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम देखें एसी हुआ, आपका फैन हुआ, इन सबको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पहुंचती है समथिंग अबाउट 20 से या 25 से 30 एम्पियर तक। 25 से 30 एम्पियर तक का करंट आपके घरों में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको 25 से 30 एम्पियर का करंट चाहिए होता है। सर जैसे आपकी फैन की मोटर है ना, फैन तो मोटर से ही चलता है। अगर मैं फैन लिख दूँ तो भी ठीक है ना, और अगर मैं लिख दूँ डिफरेंट मोटर्स, और भी बहुत सारी जो मोटर्स हैं, जैसे आपकी मिक्सर, वॉशिंग मशीन, तो ये इस तरीके की जो डिवाइसेस हैं, जो आपके घरों में हैं, जिनमें बेसिकली मोटर लगी है ना। अगर आप अपने पंप की बात करेंगे, आपके घरों में पंप लगा होता है जिसमें बेसिकली मोटर लगी हो। उस मोटर को स्टार्ट होने में 20 से 25 से 30 एम्पियर तक का करंट रिक्वायर्ड होता है। जबकि हमारे घरों में करंट कितना आता है? 15 से 20 एम्पियर। ठीक है सर, स्टार्ट होने का क्या मतलब है? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। रुका हुई चीज़ों पे जो फ्रिक्शन लगता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए स्टार्टिंग में मोटर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके बाद जब वो मोशन में आ जाता है तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से उसको उसके बाद कम पावर की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए, थ्रू आउट चलने के लिए।
लेकिन शुरू होने के लिए उसे इतने पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या, तो ये इतना पावर हमारे घर में 20 आ रहा है, इसे 25 कौन प्रोवाइड करे? तो ये काम है कैपेसिटर का। ठीक, तो ये काम किसका है? कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर एक डिवाइस है विच स्टोर एनर्जी, जो एनर्जी को स्टोर करता है एंड सप्लाई इट एट वंस, और एक बार में आपके इस मोटर को प्रोवाइड कर देता है। कैपेसिटर को हम एक और नाम से जानते हैं, कंडक्टर। कैपेसिटर को कई किताबों में कंडक्टर कहा जाता है, और रफ लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में कई जगह आप लोगों ने कंडेंसर बोलता हुआ सुना होगा। कंडेंसर आपके फैन में जो एक इस तरीके का एक डिवाइस लगा हुआ आपको दिखता है, आपके कूलर में है ना, इस तरीके से वायर लगे होते हैं, इसमें वाइट कलर का होता है ये, है ना। इसकी इमेज ये देखिए, ये दिख रही होगी इमेज आपको, है ना। हाँ, इस तरह से आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो वो कंडेंसर कहते हैं, दैट इज नॉट अ कंडेंसर विच इज बेसिकली अ कैपेसिटर, विच इज बेसिकली अ कैपेसिटर। ठीक है, तो कंडेंसर आज के बाद हम उसे नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम है एनर्जी स्टोर करना, और उसे एक ही बार में आपके डिवाइसेस को प्रोवाइड कर देना। ठीक है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और उसी की गड़गड़ाहट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। बढ़िया मौसम बना हुआ है और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इतना नोट करें, पॉज करें, नोट करें। ओके, ठीक है सर, समझ गए कि कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, अब कैपेसिटर में हम देखें तो जो पोटेंशियल है V, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये कितना चार्ज स्टोर करे। जो पोटेंशियल है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये कितना चार्ज स्टोर करे। तो ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे आपके कितने चार्जेस ये कैपेसिटर स्टोर करेगा। एनर्जी स्टोर करने का मतलब चार्जेस स्टोर करना। ये कितने चार्जेस स्टोर करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर किसका, अभी अपन बात करेंगे दो टर्मिनल के बीच का, उतना ज़्यादा ये चार्ज स्टोर करेगा। कौन? कैपेसिटर। और चार्ज स्टोर करके ही, ये जब चार्ज स्टोर करेगा तो उसी की वजह से ही एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम कहें कि एनर्जी स्टोर कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? बेसिकली ये चार्ज ही स्टोर कर रहा है। तो चार्ज स्टोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाता हूँ C, एक कांस्टेंट लगाता हूँ C, और C क्या होता है? Q अपॉन V। C होता है Q अपॉन V। ये C क्या है सर? ये C है कैपेसिटेंस। ये C क्या है? कैपेसिटेंस। जैसे आप लोगों ने ओम्स लॉ में बोला था पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो आपने लगाया था R, और आपने कहा था V अपॉन I होता है R, जहाँ पे R होता है रेसिस्टेंस। इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। यहाँ पे एक डिवाइस, एक प्रॉपर्टी हमें मिली, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। ये प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की, जैसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसी तरीके से रेसिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी थी? रेसिस्टर की। तो कैपेसिटर से प्रॉपर्टी निकल कर आई कैपेसिटेंस, और ये क्या होता है? ये होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो इसकी एसआई यूनिट होती है फैरेड।
FARAD, जिसे अपन लोग F से डिनोट करेंगे। कैपेसिटेंस तो होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट को ही हम लोग कहते हैं फैराड। ध्यान रखना, कूलाम पर वोल्ट ही इक्विवेलेंट होगा फैराड के, ठीक है। कोई अगर कहे कि भैया यूनिट कैपेसिटेंस को एक्सप्लेन कीजिए, यूनिट कैपेसिटेंस को एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट कैपेसिटेंस, तो आप कहेंगे जब 1 कूलाम चार्ज यूनिट पोटेंशियल पे स्टोर्ड हो, 1 कूलाम चार्ज 1 पोटेंशियल पे अगर स्टोर्ड हो तो 1/1 इज 1 एंड कूलाम पर वोल्ट इज फैराड, तो इसको हम कहेंगे 1 यूनिट कैपेसिटेंस, यूनिट कैपेसिटेंस। बात समझ में आई? कोई कहे कि भैया यूनिट कैपेसिटेंस क्या है, तो आप कहिएगा जब 1 कूलाम चार्ज 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में स्टोर्ड हो तो इस एनर्जी को कहेंगे हम 1 फैराड, 1 फैराड, ठीक है। पॉज करिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया है, हाँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस समझ गए, कैपेसिटेंस की यूनिट समझ गए, कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस की कि कैपेसिटेंस इज नॉट depend on charge and potential, जबकि फॉर्मूला कहता है C = Q/V। मतलब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? हमारे दिमाग में आ रहा है कि अगर चार्ज को कांस्टेंट रखें, अगर चार्ज को कांस्टेंट रखें तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। और हमारे दिमाग में आ रहा है कि अगर हम 1/V को कांस्टेंट रखें, अगर हम 1/V को कांस्टेंट रखें तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब अगर चार्ज को कांस्टेंट रखेंगे तो V को कम करने पे कैपेसिटेंस बढ़नी चाहिए, V को बढ़ाने पे कैपेसिटेंस कम होनी चाहिए। और अगर मैं 1/V को कांस्टेंट रखूं तो चार्ज बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा और चार्ज कम करने पे कैपेसिटेंस कम होगा। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। C इज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, C Q और V पे डिपेंड नहीं करता। यही बात, यही सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। V = हमने पढ़ा था IR, तो V/I इज R। जबकि हमने देखा था रेसिस्टेंस ना ही V पे डिपेंड करता है ना ही R पे। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था? रेसिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, इसीलिए उसको वापस बता के आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैपेसिटेंस भी डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली ऑन फर्स्ट मीडियम पे, मीडियम पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, और दूसरी चीज डायमेंशन पे, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आई? और कैपेसिटेंस अगर हम कहें, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी
टू स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर करने का मतलब बूम, एनर्जी स्टोर करने का मतलब चार्ज स्टोर करना, ठीक है। तो कुल मिला के कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस किसी भी एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी है। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता। दूसरा, कैपेसिटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है Q और V पे, Q और V पे इंडिपेंडेंट है। कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है जो Q अपॉन V के रेशो पे डिपेंड करता है। Q अपॉन V का रेशो फिक्स आएगा कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस जो है वो फिर किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मीडियम पे, और दूसरी चीज वो डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर पे, कि कैपेसिटर का डायमेंशन आपने कैसा सेट किया है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कैपेसिटेंस की। पॉज करें, नोट करें, पॉज करके नोट करें। थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं मैं कैमरा। पॉज करें, नोट करें। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई ठीक है, ये सब समझ गए, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है और हमें हमारे घरों में 15 से 20 एम्पियर का करंट आता है, तो मोटर को स्टार्ट होने के लिए 25 से 30 चाहिए, तो वो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके एक ही बार में दे देता है, ठीक है सर। लेकिन उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे निकाल लेंगे। फिर कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर का कितना, हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक, इससे पहले आप लिख लेना कि भैया कैपेसिटर जो है वो दो तरीके का होता है। कैपेसिटर जो है दो तरीके में और भी बहुत तरीके का होता है। जैसे एक कैपेसिटर होता है आपका स्फेरिकल, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एक होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो फेमस ये कैपेसिटर हैं। सर इनको ये नाम क्यों पड़े? क्योंकि इनकी ज्योमेट्री ही ऐसी थी, इनको जो नाम मिले इनकी ज्योमेट्री के हिसाब से नाम मिले, कि ऐसा कैपेसिटर जो दिखने में स्फीयर हो उसका नाम रख दिया स्फेरिकल कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जो दिखने में सिलेंड्रिकल हो उसका नाम रख दिया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जो दो पैरेलल प्लेट से मिलकर बना हो उसका नाम रख दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका नाम इसकी ज्योमेट्री के हिसाब से पड़ा है। हम लोगों को इम्पोर्टेंटली डिस्कस करना है स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें इम्पोर्टेंटली डिस्कस करना है स्फेरिकल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर से। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कितना होता है? क्या सर इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम होती है? अरे भाई, जब सबकी कैपेसिटेंस सेम होगी तो आगे डेवलपमेंट क्यों होगा? अगर सबकी एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी ही सेम होगी तो हम अगला इन्वेंशन क्यों करेंगे? किसी की एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी कम रही होगी, तभी हमने उसे कहा फेंको, दूसरा लेकर आओ। दूसरा लेकर आए, उसकी कैपेसिटेंस और अच्छी, फिर इन्वेंशन हुआ, फिर अगला वाला और अच्छा। इसी तरीके से नए नए कैपेसिटर का इन्वेंशन हुआ, उसके डायमेंशन के हिसाब से उस पर नाम रखे गए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल अभी पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर मान लीजिए कि ये एक स्फीयर शेप का कैपेसिटर है, ठीक है, स्फीयर शेप का कैपेसिटर है, और ये चार्जेस स्टोर कर रहा है। सर कैसे? किसी एक इनफाइनाइट पॉइंट से चार्जेस आके इसके पास जमा हो रहे हैं। इस इनफाइनाइट पॉइंट को बोल दो चलो P। ये कहाँ पर है? इनफाइनाइट है। इस इनफाइनाइट से यहाँ पे आके ये चार्ज स्टोर हो रहे हैं। सर ये चार्ज यहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
यहाँ का पोटेंशियल है Vp और मान लो यहाँ का पोटेंशियल है Vs, तो इन दोनों के बीच में Vs इज ग्रेटर देन Vp, इसलिए यहाँ पे चार्जेस का फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और चार्ज फ्लो होके आपके स्फीयर पे आके स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हाट इज Vs माइनस Vp, तो आपके पास फॉर्मूला होगा KQ बाय R, KQ बाय R, याद है आप लोगों को, है ना। और P क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है इसलिए इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0, तो किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए पोटेंशियल जो लगता है दैट इज KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। ठीक है सर, अभी हमने कैपेसिटेंस की बात की थी, ये है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, है ना। चार्ज मैंने यहाँ पे क्यों माना है, आपका मन, आप यहाँ पे कैपिटल क्यों मानो, तो सब जगह कैपिटल क्यों लिख देना। मैं मान रहा हूँ यहाँ से चार्ज जो आए वो स्मॉल क्यों है, आपका मन, आप कैपिटल क्यों ले लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक, तो Q की जगह Q और V की जगह हम लिख देंगे KQ अपॉन R, तो C इक्वल्स टू Q के नीचे 1 और इसको कर देंगे रेसिप्रोकेट R अपॉन KQ, Q से Q खत्म, तो कैपेसिटेंस आपको मिली R अपॉन K, और आपको याद हो K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं R की जगह K की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखूँगा तो अगले स्टेप में ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये है कैपेसिटेंस इन आ कैपेसिटेंस इन आ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। दिख रहा है आप लोगों को, हाँ सर दिख रहा है, किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अब थोड़ा यहाँ रुक के ध्यान दीजिए, ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, 4 पे नहीं, 4 तो कांस्टेंट है, पाई पे नहीं सर, पाई भी कांस्टेंट है, तो ये कैपेसिटेंस यहाँ पे डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पे, और आपको याद हो एप्सिलॉन नॉट कहलाती थी परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट कहलाती थी परमिटिविटी, ये जिसको हम लोग बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी, वो ER कहलाता था, लेकिन वहीं आपने ये पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी। और ये कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है R पे, R का मतलब क्या, इसके रेडियस पे, इसके रेडियस पे, है ना। ये क्या डिपेंड कर रहा है, इसके डायमेंशन पे। तो स्टार्टिंग में ही आपको लिखवाया गया था कि कैपेसिटेंस ना ही Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, एप्सिलॉन नॉट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम से ही तो हम लोगों ने बात करी थी ना परमिटिविटी की, और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ इस डेरिवेशन से खास तौर पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का मीडियम और डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल। ठीक, तो पॉज करें वीडियो को, नोट करें, पॉज कर लें वीडियो को, नोट कर लें। ओके ठीक है, चलो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि भाई कितनी एनर्जी ये स्टोर करेगा, इंपॉर्टेंट एनर्जी कितनी स्टोर करेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन आ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी क्या, हाँ सर अलग अलग होगी, ये डायग्राम हमारे काम में आएगा तो इसको बने रहने देते हैं। एनर्जी स्टोर्ड in a spherical capacitor। ठीक है, चलिए 3 केस लेते हैं। पहला कि जब यहाँ पे टाइम 0 होगा
तो यहाँ पे चार्ज कितने ट्रेवल होंगे सर? जीरो। भाई जब टाइम ही जीरो मान रहे हो तो इसके कितने चार्ज इस पे स्टोर होंगे सर? कोई चार्ज नहीं होगा। पोटेंशियल क्या होगा सर? पोटेंशियल भी जीरो होगा। क्यों सर? क्यों क्यों क्यों? अरे भाई सी, ये पोटेंशियल क्या होता है आपका? सी क्या होता है? सी होता है चार्ज पर यूनिट वी। तो वी को अगर मैं ऊपर पहुंचा दूँ, क्यू अपॉन सी कर दूँ, अगर चार्ज ही जीरो है तो कैपेसिटेंस भले ही कितना हो, पोटेंशियल तो जीरो ही होगा ना। ठीक है मेरी बात? हाँ सही, ठीक है। अब अगर मान लीजिए टाइम बढ़ के टी हो गया, उस वक्त कुछ चार्ज क्यू ट्रेवल कर गए, तो उस वक्त पोटेंशियल कितना होगा? उस वक्त पोटेंशियल होगा सर, सी होता था क्यू अपॉन वी, तो उस वक्त भी होगा क्यू अपॉन सी, वी सी, क्यू अपॉन सी। ठीक है सर। अब मान लीजिए टाइम हो गया इनफाइनाइट। टाइम इनफाइनाइट का मतलब बहुत टाइम निकल गया। अब कितने चार्ज स्टोर हो गए होंगे? पूरे चार्ज स्टोर हो गए होंगे। क्यों मैं मान रहा हूँ टोटल चार्ज, पूरे चार्ज बढ़िया से स्टोर हो गया। उस वक्त इसका पोटेंशियल कितना होगा? उस वक्त पोटेंशियल हो जाएगा क्यू अपॉन सी, कैपिटल क्यू अपॉन सी। मतलब यहाँ पे मैंने 3 केसेस लिए हैं कि जब टाइम जीरो तो उस वक्त इस पे चार्जेस कितने जमा हुए? कुछ भी नहीं, पोटेंशियल कुछ भी नहीं। लेकिन जब टाइम हुआ कुछ वक्त टी, उस वक्त चार्ज हुए स्मॉल क्यू, और उस वक्त आपके पास पोटेंशियल कितना हो गया? क्यू अपॉन सी। फिर मैंने लिया टाइम बहुत सारा गुजर गया, टाइम गुजर गया इनफाइनाइट, तो उस वक्त कितने चार्ज स्टोर हो जाएंगे? कैपिटल क्यू, पूरे चार्ज स्टोर हो जाएंगे। और उस वक्त कितना पोटेंशियल होगा? कैपिटल क्यू अपॉन सी। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है कि डेल वी इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल फॉर ब्रिंगिंग दैट चार्जेस। उस चार्जेस को घसीट के लाने में जो वर्क डन होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल। और चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी एस माइनस वी पी, भाई वी एस माइनस वी पी, और ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्योंकि ये चार्जेस इनफाइनाइट से आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पे v क्या है? इस स्फीयर का पोटेंशियल। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए बात, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहले जो चार्ज यहाँ आया, मान लो ये चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक। जब दूसरा चार्ज यहाँ पे लाना चाहेंगे हम, तो दूसरा चार्ज इस चार्ज की वजह से रिपल्शन फील करेगा, तो वो आना चाहेगा क्या? जितने आराम से ये चार्ज आ गया, नहीं सर उतने आराम से नहीं आना चाहेगा। तो उस पर आपको इतना ही वर्क करना पड़ेगा जो पहले चार्ज पे लाने के लिए किया था, या थोड़ा ज़्यादा? थोड़ा सा ज़्यादा। समझो बात। क्या समझे सर? कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है। ये आपका चार्ज था, पहले आप इस चार्ज को ले आए, ठीक है। फिर अब इस चार्ज को जब आप लाना चाहोगे तो इस चार्ज की वजह से इस पे एक रिपल्शन फील होगा, लेकिन आपको इसे लाना तो है, तो आपको इस पे वर्क डन करके लाना है यहाँ पे। तो इस पे जो वर्क डन किया और इस पे जो वर्क डन किया, क्या दोनों सेम है? नहीं सर। जब ये आया था तो रिपल्शन के लिए कोई चार्ज था ही नहीं वहाँ पे, तो इस पे इतना वर्क डन नहीं करना पड़ा मुझे। लेकिन जब ये आया तो इस पे एक रिपल्शन फील हुआ इसकी वजह से, तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, फिर से लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर एक कोई चार्ज किसी जगह से आता है तो इस पर एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है सर। जब दूसरा चार्ज उसके पास आया जाएगा तो इस पे इस चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो मुझे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ लाने के लिए। अब सपोज कोई एक और चार्ज में लेकर आता हूँ तो अब की बार ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि अब की बार तो 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे इस वाले चार्ज से भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा।
अब अगले वाले पे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स धीरे धीरे चार्जेस की वजह से बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे वेरिएबल वर्क डन करना पड़ेगा और चार्जेस भी वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से टेक इन करेंगे, किस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो V इज टू dW अपॉन dQ हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस dQ को जब इधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा V dQ इक्वल्स टू dW। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चार्जेस का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, चार्जेस का इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके Q तक, 0 से लेके Q तक। और वर्क का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर जब 0 चार्ज जाएगा तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब पूरा चार्ज चला जाएगा तो मेरा काम पूरा W हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त V की जगह में क्या लिख सकता हूँ, Q बाई सी। V की जगह में लिख सकता हूँ Q बाई सी, 0 से Q dQ इक्वल्स टू 0 से W dW। ठीक है, C तो कांस्टेंट है, जैसे अपन कैपेसिटेंस कहते थे, तो 1 अपॉन C तो बाहर हो जाएगा, और जब Q का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो Q स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और ये हम रखेंगे लिमिट 0 से Q। Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर क्यों गया, क्योंकि Q की पावर 1 है, और हमने पढ़ा है जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक ऊपर और वही कॉम्प्लेक्स नीचे, तो Q का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, Q का स्क्वायर अपॉन 2 आपको दिख रहा है, हाँ सर बहुत बढ़िया। ठीक है, इक्वल्स टू अगर मैं dW को करूँगा तो W हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे 0 से W, तो 1 अपॉन C बाहर है और मैं 2 भी बाहर ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन 2C। एक बार Q की जगह Q रखेंगे तो Q स्क्वायर, और एक बार Q की जगह 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर, और W की जगह रखेंगे W की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो 0 का स्क्वायर का तो कोई मतलब नहीं, तो मेरा मतलब 1 अपॉन 2C Q स्क्वायर इक्वल्स टू W। तो ये मेरा वर्क डन आया, ये मेरा वर्क डन आया 1 अपॉन 2C Q स्क्वायर, और यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा किसी भी कैपेसिटर में। तो एनर्जी स्टोर का ये फॉर्मूला जरूर अपने नोट में लिख लें कि एनर्जी स्टोर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2C Q स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए, ये तो आपको अपने नोट्स में डालना ही डालना है। सर Q इक्वल्स टू C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता था, तो Q की जगह में CV लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो Q की जगह में मैं CV लिखूंगा, और स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और 2C अपनी जगह पे। इस C से एक C खत्म हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा फेमस फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का, ये गलत नहीं है, ये फेमस है, जबकि ये इसी से डराइव हुआ। आपको तो सब याद रखना है, कॉन्सेप्ट है, आपको सब याद रखना है। क्या करा मैंने, C इक्वल्स टू Q बाई V था, तो यहाँ से मैंने Q निकाल लिया CV, और यहाँ पे मैंने CV रखा, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से C खत्म, तो 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं इसके साथ, सर हम इसके साथ एक और चीज कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड 1/2 C इंटू CV, सही है ना, CV इंटू C। क्या करना है सर, CV इंटू V, V के स्क्वायर को V इंटू V लिख देता हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं CV की जगह वापस Q डाल दूंगा, तो एक फॉर्मूला ये भी तैयार हो जाएगा अपना, एक फॉर्मूला ये भी तैयार हो जाएगा। क्या किया, फिर से मैंने 1/2 CV स्क्वायर को V इंटू V लिख दिया, और इस CV की जगह मैंने Q लिख दिया। तो अगर आपके पास चार्ज और कैपेसिटेंस है
तो इस फॉर्मूले से एनर्जी निकाल लेंगे। अगर आपके पास कैपेसिटेंस और पोटेंशियल है तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सब याद रखना है, सब याद रखना है सच में। और अगर एनर्जी स्टोर निकालना है आपके पास चार्ज और पोटेंशियल है तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, ठीक है, नोट इट डाउन। पॉज करके नोट कर लें। बीच में थोड़ी देर अंधेरा हो गया था, सब लोग सोने की कोशिश कर रहे होंगे कि चलो अब तो गुड नाइट हो गई, लेकिन गुड नाइट नहीं हुई थी, वापस से आगाज हो गया, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे एक बात और थोड़ी सी सुन लीजिए। ये फॉर्मूला आपको अपनी नोट्स में डाल लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी इसको डिराइव किया जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एज इट इज। अब यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे पता लगाना चाहते थे एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही थी, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ तो C की वैल्यू हमने निकाली थी यार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो 1/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये एनर्जी होगी, सॉरी आप लोगों को बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, ये एनर्जी होगी इन आ स्फेरिकल कैपेसिटर, किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर एनर्जी पूछें तो आप ये लिख के आइएगा, ये तो जनरल है ही, ये हर कैपेसिटर की यही होगी। यकीन मानिए हर कैपेसिटर की एनर्जी यही निकलेगी। तो सर फिर फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा कैपेसिटेंस का। जब एनर्जी सबकी वही है तो फिर फर्क कहाँ आएगा? फर्क आएगा कैपेसिटेंस का। जब सबकी कैपेसिटेंस बदलेगी तो सबकी एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी भी बदलेगी। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। गो थ्रू कर लीजिएगा पूरे टॉपिक को कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है इन अ फॉर्म ऑफ चार्ज और एक ही बार में सडनली प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी मोटर, ताकि आपकी मशीन इनिशियल स्टैटिक फ्रिक्शन और भी बहुत सारी बातें हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इन सबको ओवरकम करे और मोशन में आ जाए। और जब वो मोशन में आ जाए तो उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी से कंटिन्यू रहती है। ठीक है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, उसकी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बात करी कि कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। ठीक है, तो पुराना रिवाइज करें, पुराना पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।